बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, 1970 से लेके आज तक पाकिस्तान की सियासी जमातें, उनके रहनुमा और उनकी लीडरशिप के बयानात पे अगर आप नज़र दौड़ाएं और बनज़रे गैर उनका मुताला करें तो वो आवाम के सामने अपने परफॉर्मेंस और अपनी कारकर्दगी की फहरिस्त पेश करते हुए नजर आएंगे। और उनकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस की फहरिस्त में सर फहरिस्त क्या बात होगी कि हमने मेट्रो बनाई, हमने मोटरवेज बनाए, हमने सड़कें और पुल बनाए। और इसके अलावा 1970 में जब पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी तो उन्होंने नारा लगाया था कि रोटी, कपड़ा और मकान। नाजरीन, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जो सियासी जमातों ने गुज़श्ता 50 सालों से एक नैरेटिव अपने समाज में, अपने माशरे में, पाकिस्तानी अवाम में डेवलप किया है, सरायत किया है। ये बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी एक बयानिया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने शऊरी इर्तिका का, समाजी इर्तिका का, मुआशरती इर्तिका का जो सफ़र तय करना था वो इन सियासी जमातों की लीडरशिप और सियासी जमातों के किरदार और इन सियासी जमातों के रहनुमाओं की वजह से आज तक वो शुरू ही नहीं हो सका, बुनियादी मुकालमा शुरू ही नहीं हो सका। और नाज़रीन, साथ ही साथ ये भी कि मीडिया की स्क्रीन पे जो बड़ा जमान एंकर पर्सनस हैं जो तकरीबन 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए की तनख्वाहें लेते हैं और हुकूमतों को हुकूमत चलाने के गुर सिखाते हैं, वो भी आज तक ये बुनियादी मुकालमा तय नहीं कर सके कि लीडरशिप होती क्या है। क्या ये मेट्रो सड़कें बनाना, इससे कोई लीडरशिप वजूद में आ जाती है? क्या ये लीडरशिप के काम होते हैं? क्या ये सियासी जमातों के काम होते हैं? और क्या रोटी कपड़ा मकान देना ये लीडरशिप का काम होता है? ये सियासी जमातों का काम होता है? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में मुख्तसरन एक इजमाली तफसील पेश करने की कोशिश करूंगा। मौजू की तरफ आते हैं। नाजरीन, ये बात याद रखने की है कि जब से कायनात की तख्लीक हुई है और पहले इंसान ने इस जमीन पे कदम रखा है, उस वक्त से लेके आज तक जदीद दौर के इंसान तक इंसानों की बुनियादी ज़रूरियात में तब्दीली नहीं आई। चुनांचे इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जो है, बुनियादी इंसानी फितरी तकाज़े, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात वो 9 है। पहला है रिहाइश, फिर लिबास, फिर खाना, इसके अलावा साफ पानी और इसके अलावा तालीम, सेहत, रोज़गार, शादी यानी कि रिप्रोडक्शन, इसके अलावा अपना और अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़। ये 9 बुनियादी इंसानी फितरी तकाज़े हैं कि जो उस वक्त से लेके कायनात की तख्लीक से लेके पहले इंसान से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक बुनियादी इंसानी ज़रूरियात में तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, हर दौर में उसके इतलाक़ की अमली शक्ल बदल सकती है। आप ये कह सकते हैं कि आज से 400-500 साल पहले जो मकानात तामीर होते थे वो उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक होते थे, लिबास उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक होता था, लेकिन मकान उस वक्त भी ज़रूरत थी, लिबास उस वक्त भी ज़रूरत था और आज भी ज़रूरत है। और आज का लिबास और मकान जो है इस आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक है। तो नाज़रीन, ये 9 बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की तकमील करना ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी होती है। ये सियासी लीडर का या सियासी जमात का काम नहीं होता। रियासत जो होती है वो इंसानों की मुआशी कफालत करती है और इसीलिए रियासत का कंसेप्ट मारज़ वजूद में आया, बल्कि रियासत का कंसेप्ट दिया गया कि वो इन 9 बुनियादी ज़रूरियात की तकमील करेगी। और ये बुनियादी इंसानी ज़रूरियात जो है वो तमाम मज़ाहिब के लोगों के मुश्तरका हैं। आप इसमें बिला तख़सीस रंग, नस्ल, मज़हब, कौम, जोग्राफिया आप देख ले कि ये 9 इंसानी ज़रूरियात सबकी मुश्तरका हैं, इसलिए ये रियासत की जिम्मेदारी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि अगर ये रियासत ने ये 9 काम करने हैं तो फिर सियासी जमात और लीडरशिप का काम क्या रह जाता है? फिर लीडरशिप का तो कोई किरदार या रोल बाकी ही नहीं रह जाता। यह अफसोस की बात है कि हमारे माजी के हुक्मरानों ने
اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ووٹرز، سپورٹرز اور حمایتیوں کے ساتھ جو اپنا رشتہ استوار کیا، جو اپنا تعلق استوار کیا، وہ ان بنیادی انسانی ضروریات کے تحت انہوں نے اپنا تعلق استوار کیا۔ ان سے کہا گیا آپ ہمیں نوکری دیں، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے بیٹوں کو نوکری دیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو جو ہے نا قیمے والے نان کھلائیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو پانی مہیا کریں گے، آپ کے محلے میں پانی کی لائنز بچھا دیں گے۔ یہ بنیادی انسانی ضروریات کے تحت انہوں نے اپنا تعلق سیاسی جماعتوں نے استوار کیا تھا۔ خیر آپ آتے ہیں لیڈرشپ کے کام پہ اور سیاسی جماعت کے کام پہ اور لیڈرشپ کے کام پہ، تو ناظرین ریاست کرتی ہے انسانوں کی معاشی کفالت اور لیڈر کرتا ہے انسانوں کی فکری کفالت کرتا ہے۔ لیڈر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی شعوری تربیت کرتا ہے، ان کی فکری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ لیڈر اپنے جسم کے لحاظ سے ایک طرف تو زمین پہ ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اپنی فکر، سوچ، نظریے، اصول اور اپنے شعور کے لحاظ سے آفاق کی بلندیوں پہ ہوتا ہے۔ لیڈر اپنی اس قوم کو جو زمین پہ موجود ہوتی ہے اور جو ذہنی پسماندگی میں مبتلا ہوتی ہے، ان کو شعوری لحاظ سے، فکری لحاظ سے، ان کی سوچ کے لحاظ سے، ان کے افکار و خیالات کے لحاظ سے زمین کے پاتال سے اٹھا کر آفاق کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو ناظرین لیڈر کس چیز کی بات کرتا ہے؟ لیڈر میٹرو بنانے کی بات نہیں کرتا، لیڈر سڑکیں بنانے کی بات نہیں کرتا، لیڈر روٹی کپڑا اور مکان کی بات نہیں کرتا، لیڈر قوم بنانے کی بات کرتا ہے، نیشن بلڈنگ کی بات کرتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتا ہے، وہ اپنے قوم کے اندر اڈاپٹیبلٹی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ لیڈرشپ کا کام ہے۔ یہ جو 9 بنیادی انسانی تقاضے ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست مستقل رہتی ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے معاشی ماہرین یا سماجی ماہرین کی آپ کتابیں پڑھ لیں تو وہ آپ کو اس بات کی کنفرمیشن دیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اختلاف کا حق رکھ سکتے ہیں لیکن دلیل اور ثبوت کے ساتھ۔ اب ناظرین میں نے ایک بات کی کہ لیڈر اب 20 سال آگے قوم بنانے کی بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ دنیا کے تمام علوم اپنی ذات میں ارتقاء سے دوچار ہیں، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ فلسفہ ہے، چاہے وہ لٹریچر ہے، چاہے وہ شاعری ہے، چاہے وہ علم کلام ہے، چاہے وہ منطق ہے۔ تمام علوم اپنی ذات میں ارتقاء سے دوچار ہیں، جیسے اور اسی طرح ہی انسانی معاشرہ بھی ارتقائی سفر طے کرتا ہے۔ لیکن معاشرے کو اپنا ارتقائی سفر طے کرنے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک سیاسی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو معاشرہ اپنا ارتقائی سفر طے کرتا ہے وہ قدرت کی طرف سے، فطرت کی طرف سے خود بخود نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے پودوں میں گروتھ کا عمل خود بخود اپنی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ معاشرے کو اپنے ارتقاء کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ لیڈر پھر اس قوم کو بتاتا ہے کہ آج سے 20 سال بعد دنیا کی علوم کیا ہوں گی، اور آپ نے آج سے 20 سال بعد اپنے علوم کو دنیا کے علوم کے مطابق ترقی کیسے دینی ہے۔ آج سے 20 سال بعد دنیا میں نظام کیا ہوگا، اور آپ نے دنیا کے کن کن نظاموں میں سے کون سا حصہ، کون سا اسپیکٹ جو ہے، کون سے جزیات بیرونی نظام کے قبول کرنے ہیں اور کون سے نظام قبول نہیں کرنے۔ اور لیڈر اپنی قوم میں یہ شعور پیدا کرے گا کہ آپ کی بنیادی انسانی اقدار یہ ہے، آپ کی بنیادی قدریں یہ ہیں، آپ کی اخلاقی قدریں یہ ہیں، اور آپ نے بیرون نظام میں سے وہ حصہ قبول کرنا ہے جو آپ کی بنیادی قدروں کے مطابق ہے، جو آپ کی ثقافتی قدروں کے مطابق ہے، اور جو حصہ آپ کی بنیادی قدروں کے مطابق نہیں ہے آپ نے اس کو مسترد کر دینا ہے۔ یہ قوم میں شعور پیدا کرنا اس قسم کا، یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ آج سے 20 سال بعد جو دنیا کی ایجادات، نظام، امکانات، رجحانات جو ہوں گے اس کے مطابق وہ قوم خود فیصلہ کر سکے کہ اس وقت اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہم نے خود کو ہم آہنگ کیسے کرنا ہے، اپنے اندر اڈاپٹیبلٹی کیسے پیدا کرنی ہے۔ یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ ناظرین لیڈرشپ اپنے قوم کے طبعی مزاج کی معرفت رکھتا ہے اور اس قوم کے طبعی مزاج کے مطابق ان کو ترقی کرنے کے لیے ایک ماحول فراہم کرتا ہے۔ ناظرین یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر قوم کا اپنا طبعی مزاج ہوتا ہے اور اس قوم کو اپنے طبعی مزاج کے مطابق ترقی کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ جو
तबे मिजाज की मार्फत और माहौल फराहम करना, ये लीडरशिप का काम होता है। चुनांचे यही काम जो है जदीद चीन के बानी माओ ने किया। माओ ने क्या किया कि उस वक्त उनकी जो कौम है वो भरभरी वहशी कौम के तौर पे मशहूर थी और अफीम ज़दा कौम थी, लेकिन उन्होंने नेशन बिल्डिंग की, कौम बनाई और उन्होंने अपनी कौम की ऐसी फिक्री और शऊरी तरबियत की कि उन्हें ज़मीन के पाताल से उठा के जो आफाक की बुलंदियों तक पहुँचा दिया, जो उनकी फिक्री और शऊरी सलाहियतों को। चुनाचे आप देख लें कि माओ ने किया क्या कि वो कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म के निज़ाम से, नज़रिए से, फ़लसफ़े से वो मुतासिर थे। उन्होंने देखा कि कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म के तमाम हिस्से हमारे बुनियादी इक़दार जो हैं, हमारे जो सकाफ़ती इक़दार हैं, जो इंसानी इक़दार हैं, जो अखलाकी इक़दार हैं, उसके मुताबिक नहीं है। चुनांचे माओ ने कुछ हिस्से, ज़्यादातर हिस्से कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म से लिए और उसके बाद चंद अपने नज़रियात, अपनी फ़लसफ़े, अपने उसूल भी उसमें शामिल कर दिए और चाइना में एक साइंटिफिक सोशलिज्म की बुनियाद डाल दी। गो कि उसका ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने कार्ल मार्क्स के फ़लसफ़े सोशलिज्म से ही लिया, लेकिन वो हिस्से जो उनके इंसानी इक़दार के मुआफ़िक नहीं थे वो उन्होंने मुस्तरद कर दिए और उसमें अपनी इंसानी इक़दार के मुताबिक फ़लसफ़े शामिल करके वो एक निज़ाम की बुनियाद रख दी। आज आप देख लें कि माओ ने एक कौम बनाई है। दुनिया को एक ऐसे इब्तिला, ऐसे चैलेंज का सामना हुआ कोरोना वायरस का, जो आज तक इस रूए ज़मीन पे किसी कौम उस चैलेंज से जबरदस्त आजमान नहीं हुई और उसकी शुरुआत चीन से होती है। लेकिन चीन के कौम में चूंकि अडॉप्टेबिलिटी की सलाहियत पैदा की थी माओ ज़ेडुंग ने, तो वो क्या किया, आप लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया को उन्होंने शजदर कर दिया और पूरे के पूरे जो है हॉस्पिटल्स जो है 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में, 1 हफ्ते में उन्होंने हॉस्पिटल्स की तामीर की। जब कौम बन जाती है तो हॉस्पिटल्स इस तरह बनते हैं और उन्होंने पूरे के पूरे शहरों को सील कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, लोगों को घरों में जो है ना महसूर कर दिया और हर एक तक खाने पीने की चीजें और बुनियादी जरूरियात पहुंचाई गई रियासत की तरफ से और उनकी हिकमत अमली की। और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स उन्होंने बंद कर दी। आपने देखा कि पूरी दुनिया उनके उन स्ट्रेटेजी की मुतरिफ हुई और पूरी दुनिया की जो प्लानिंग्स थी उनको नाकाम करने की वो उन्होंने रिवर्स कर दी और उन्होंने साबित किया कि हम बहैसियत कौम किस कदर फिक्री तौर पर तवाना है और किस कदर मजबूत है और हर किस्म के जो नए चैलेंजेस होते हैं उससे हम नबर्द आजमा हो सकते हैं। क्योंकि ये लीडरशिप का काम है कि जब ज़माना बदलेगा तो हर ज़माने के नए तकाज़े होंगे और नए मसाइल होंगे और उन नए मसाइल को हल करने के लिए नए अफकार और नए ख्यालात की ज़रूरत होगी। जैसे कोरोना अब नया मसला था तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी ज़रूरत है, नए अफकार ज़रूरत है, नए ख्यालात ज़रूरत है। यही लीडरशिप का काम होता है और यही माओ ज़ेडुंग ने किया। ये चीन से हमें सीखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सब काम में नाज़िर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।